हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया। आज हम फार्मेसी का एक और सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एज ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और नॉलेज के बेस के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट में सबको प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 लेंगे। इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हम जानेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या है, कितने टाइप की होती है, और इस लेक्चर के बाद हम कैसे इसको पढ़ेंगे। ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हम इसका अभी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं पूरा। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब चीज़ें अभी देखेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड बोलो या फिर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है सारे हम अच्छे से देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। अगर आपने नाइपर एग्ज़ाम या फिर जीपीएट एग्ज़ाम क्लियर किया हो, फिर अगर आप नाइपर की काउंसलिंग में या फिर किसी अच्छी कॉलेज की काउंसलिंग में जाते हो, तो आपको पता चलेगा कि एम फार्मा में जो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट की सीट फुल हो जाती है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो मतलब लोगों का जो पहली जो चॉइस रहती है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि फार्मा कंपनी एनालिसिस वाले बंदों को बहुत पैसा देती है, तभी इसकी डिमांड है, और इनका काम भी बड़ा ही एक्सीलेंट रहता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो आपको पेट्री डिश में पाउडर दिख रहा है, ये है पैरासीटामोल। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये पैरासीटामोल है, मैंने खुद ने सिंथेसाइज किया है। और फिर ये मैं मार्केट में जाता हूँ बेचने के लिए, और नॉर्मल किसी दुकानदार के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि देखो ये पैरासीटामोल है, इसको ख़रीद लो मेरे से मैं सस्ता बेच रहा हूँ। तो मैं भी अगर वो साइंस बैकग्राउंड या फार्मा बैकग्राउंड का नहीं है तो वो ख़रीद लेगा, बड़ा पैरासीटामोल है, सस्ते में ले लेते हैं। पर मैं ये जो पैरासीटामोल किसी फार्मा कंपनी के पास जाता हूँ कि ये पैरासीटामोल मैंने सिंथेसाइज किया है, आप इसको ख़रीद लो, या फिर कोई एनालिटिकल साइंटिस्ट है उसके पास जाता हूँ ये पैरासीटामोल बेचने के लिए, तो सबसे पहले वो यही बोलेगा कि मैं कैसे मानूँ ये पैरासीटामोल है, मे भी ये लैक्टोज हो सकता है, मे भी ये कोई पाउडर हो सकता है, आटा हो सकता है। तो मैं बोलूँगा आपको कैसे मैं विश्वास दिलाऊँ? तो वो मुझे बोलेंगे ऐसा कर कि तू इसका NMR स्पेक्ट्रा मुझे ला के दे। तो फिर मैं उसको इसका NMR स्पेक्ट्रा ला के दूँगा। फिर वो स्टडी करेंगे, केमिकल सेट वैल्यू देखेंगे, उनको लगा कि ये पैरासीटामोल की है, थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ ये पैरासीटामोल है। अभी NMR ये सब क्या है? तो ये इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का पार्ट है, टेक्निक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो NMR से उनको थोड़ा बहुत कंफर्म हुआ कि हाँ पैरासीटामोल लग रहा है, फिर भी अभी वो श्योर नहीं है, तो मुझे बोलेंगे कि ऐसे कर तो इसका IR इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रा भी ला के दे, हम उसकी भी स्टडी करना चाहते हैं। जब मैं उनको IR ला के दूँगा तो IR में देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप वाली पीक है कि नहीं है पैरासीटामोल की, तो उनसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पैरासीटामोल तो है, क्योंकि इसकी फंक्शनल ग्रुप की पीक तो IR के अंदर दिख रही है। अभी भी उनको थोड़ा डाउट है कि ये प्योर है कि नहीं इनप्योर है, तो वो बोलेंगे कि देखो यार पैरासीटामोल तो तेरे इस पाउडर के अंदर है, बट कितना % है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो वो बोलेंगे कि ऐसा कर तुम मुझे इसका UV की वेवलेंथ दिखा दे या इसका UV का एब्जॉर्बेंस दिखा दे। तो फाइनली मैं उनको UV का स्पेक्ट्रा ला के दूंगा, वहाँ वो देखेंगे 243.57 नैनोमीटर पे एक पीक आ रही है, जो वेवलेंथ पे पीक आ रही है। तो उनको फाइनली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये पैरासीटामोल की वेवलेंथ है 24357, और ये एब्जॉर्बेंस 0731, ये एब्जॉर्बेंस पैरासीटामोल का है। तो उनको लगेगा कि हाँ ये अब पैरासीटामोल है, अब वो ख़रीद लेंगे। आपको एक तो एप्लीकेशन पता चल गई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना, किसी भी फॉर्मुलेशन में अगर API है उस API का आइडेंटिफिकेशन करना, कितना % API है, ये सब स्टडी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर करते हैं। अगर ये ब्रांच नहीं होती तो आज मार्केट में ऐसी टेबलेटें आ जाती जिसके अंदर API तो होता ही नहीं, कहते हैं जिसको एडल्ट्रेट ड्रग, मिस ब्रांड, इस पूरी इस टाइप की ड्रग बढ़ जाती। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अभी हम ऊपर से जस्ट देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी कंपाउंड का। अगर कोई डोजेस फॉर्म बना हुआ है, कैप्सूल है, टैबलेट है, या फिर कोई भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है, तो उसके अंदर जो API है
उसकी स्टडी करना हो, आइडेंटिफाई करना है कि भाई एपीआई है कि नहीं है। पता चला एस्प्रिन की टेबलेट के अंदर नारकोटिक ड्रग कोई मिल गई, ओपीएम मिल गया, तो वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। इसी तरह हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर जो इम्प्योरिटी एडिशनल रहती है वो भी हम पता कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक यूज़ करके। हम ड्रग की स्टेबिलिटी स्टडी भी कर सकते हैं। कोई ड्रग पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अनस्टेबल हो जाती है या फिर डिग्रेड हो जाती है, जो हम एक्सपायर डेट कैलकुलेट करते हैं तो वो हम किससे करते हैं, हम वो स्टेबिलिटी स्टडी पहले करते हैं ड्रग की, फिर ही हमें पता चलता है। इसी तरह हम ड्रग की डिग्रेडेशन स्टडी भी कर सकते हैं। ड्रग डिग्रेड किस किस फॉर्म में होगी और कौन कौन सा डिग्रेड होने के बाद वो अलग अलग फॉर्म बनाएगी, वो क्या अपने बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे, वो सब भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम पता कर सकते हैं कि अपना जो एपीआई या कंपाउंड वो कितना % प्योर है, क्योंकि हर चीज़ 100% प्योर तो नहीं मिलती अपने को। तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम प्योरिटी हो, 99% प्योरिटी हो। फिर हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की इम्प्योरिटीज़ आ गई, जैसे एनएमडी आती है रेनिडीन टेबलेट के अंदर, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगी तो वो ड्रग क्या इम्प्योर है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई मर्करी, आयरन की भी इम्प्योरिटी ड्रग के अंदर पाई जाती है। जैसे वहाँ रेंज यदि 50 ppm तक अलाउ, इससे ज़्यादा रहेगी तो वो ड्रग मतलब वो कंसंट्रेशन अलाउ नहीं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया। इसी तरह कोई हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेके प्लाज्मा के अंदर ड्रग कितनी पहुंची है वो सब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम किसी ड्रग का पीके वैल्यू पता कर सकते हैं, या फिर हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक से। सॉल्युबिलिटी स्टडी कर सकते हैं हम, स्टेबिलिटी किसी ड्रग की, जो ड्रग अंडर डेवलप प्रोसेस में जो ड्रग उसकी हम स्टेबिलिटी स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मेजर सब आप याद रख लो। आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस का मतलब क्या है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो इस ब्रांच के अंदर अभी आपको आइडेंटिफिकेशन तो पता चल गया, तो मतलब हम किसी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, या कोई मिक्सर है उसका सेपरेशन भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर करते हैं। HPLC आपने सुना ही होगा इसके बारे में, या फिर आपने क्रोमेटोग्राफी तो सुना होगा। इसके बाद हम प्यूरिफिकेशन भी करते हैं इस ब्रांच के अंदर किसी भी मिक्सर का, और स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन करते हैं। तो अभी हमने देखा है NMR, IR, BIR, इन सब से हमें स्ट्रक्चर का इलूडिशन में हेल्प मिलती है। ये बेंजीन है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, या यहाँ पे OH ग्रुप है, ये सब कैसे पता चलेगा, हम एनालिसिस के अंदर ये सब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, और भी अच्छी सी डेफिनेशन हो सकती है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रांच का रोल क्या है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। पहला है देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरी है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी पता करते हैं। क्वांटिटी कैसे पता करते हैं, तो हम क्वांटिटी पता करते हैं कि जैसे 5 ग्राम इसके अंदर API है, या फिर 100 ग्राम API है, 100 mg API है। तो ये जो क्वांटिटी पता करना हो तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम करते हैं। कितने अमाउंट में वो अपना API या फिर कोई कंपाउंड जो अपने पास है वो जानने के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी चीज़ का पता करते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लोराइड का टेस्ट, मर्करी का टेस्ट, आयरन का टेस्ट। इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ इस मिक्सर के अंदर आयरन है, इस मिक्सर के अंदर क्लोराइड भी है, इसके अंदर मर्करी भी है। तो ये सब हमने क्या किया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया, मतलब क्वालिटेटिव स्टडी की। हमें पता चला कि इस मिक्सर के अंदर ये एलिमेंट भी है। क्वांटिटेटिव में क्या किया, हमने क्वांटिफाई किया, कितना क्लोरीन है, कितना आयरन है, अमाउंट हमने पता किया। तो ये सब चीज़ें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। तो सिंपल से याद रखना, क्वांटिटेटिव मतलब हमें अमाउंट पता करना है, क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन। आपने क्वालिटी पता की, क्वांटिटी पता की, मतलब डिटर्मिनेशन किया, तो डिटर्मिनेशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को 3 टाइप में क्लासीफाई करके रखा है। एक है केमिकल मेथड के बेसिस पे, इसके अंदर हमने पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्री एनालिसिस के बारे में, टाइट्रीमेट्री एनालिसिस के बारे में। तो ये जो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर बी फार्मा में आपने इससे
प्रैक्टिकल किए होंगे, जिसके अंदर अपने एक पीपेड होगी, वॉल्यूमेट्री फ्लास्क होगी, ऊपर सॉल्यूशन भरा होगा KMnO4 का, नीचे एक और सॉल्यूशन रहेगा, ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम गिराते रहते हैं। बाद में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है तो उस टाइम का वॉल्यूम रिकॉर्ड करते हैं हम। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। आपने और भी सुना होगा कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन के बारे में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे आप इंट्रोडक्शन ले सकते हो, इससे भी हम किसी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह आपने जैसे ये क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर आती है, हम क्वांटिटी पता करते हैं, वॉल्यूम पता कर रहे हैं ना। इसी तरह ग्रेविमेट्रिक मेथड्स आते हैं, ग्रेविमेट्रिक, फिर गैसोमेट्रिक मेथड्स आते हैं एनालिसिस के। ये सब चीज़ें हम आगे देखते जाएंगे। अभी आपको जस्ट आइडिया रहना चाहिए। तो जब केमिकल मेथड्स काम नहीं करते, हम केमिकल मेथड से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, कई बार एंड पॉइंट्स नहीं आते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल मेथड में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक मेथड के अंदर आपने वोल्टामेट्री पढ़ा होगा, या फिर आपने सुना होगा एम्पेरोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री सुना होगा, पोलरिग्राफी सुना होगा, जिसमें आपने ड्रॉपिंग मर्करी वाला जो इलेक्ट्रोड नाम सुना होगा। तो ये सारे मेथड से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड का। ये केमिकल मेथड्स थोड़े एडवांस रहते हैं, इनमें एंड पॉइंट वगैरह की दिक्कत नहीं रहती, इजीली हमें पता चल जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किसी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसी के अंदर हम स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा अपने को मिलते हैं। उस स्पेक्ट्रा की स्टडी से हमें पता चलता है कि कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे अभी हमने देखे थे स्पेक्ट्रा, यूवी का स्पेक्ट्रा होता है, IR का होता है, इंफ्रारेड का, NMR का रहता है, मास का रहता है, एक्सरे रहता है, बहुत सारी टेक्निक्स है। सारी टेक्निक हम एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इतना बड़ा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, हम बेसिक अच्छे से देखेंगे सारे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बी फार्मा लेवल तक पढ़ेंगे, आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको थोड़ा डिटेल में और जाना है तो एक और बुक है जिसका नाम है पाविया, उस बुक से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये क्लासिफिकेशन आप सुपरफिशियली याद रखना। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मेरे जो वीडियो आएंगे तो उसमें मैं सबसे पहला जो पोर्शन कवर करूंगा वो मैं करूंगा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का, क्योंकि पूरी एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ज़्यादातर क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अभी आज बताऊँगा, फिर हम उसमें UV के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको IR के बारे में बताऊँगा। UV IR के बाद हम आ जाएंगे एक्सरे के ऊपर। एक्सरे कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिर पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास के बाद हम फाइनल पढ़ेंगे NMR। NMR के बाद हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, उसमें बहुत सारे टाइप्स है वो देखेंगे। थोड़ा बहुत रमन के बारे में देखेंगे। फाइनली अपना इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद मैं क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है सारी, HPLC है, इसके बाद जितनी और भी आपने सुना होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC बोलते हैं इसको, इसके भी बहुत सारा टाइप है, HPLC के भी। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर जैसे अपनी क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने केमिकल जो मेथड है वॉल्यूमेट्री एनालिसिस में। हम एक्वस नॉन एक्वस टाइट्रेशन देखेंगे सारी, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन देखेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे, और इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो सारे देखेंगे। ग्रेविमेट्री थोड़ा बहुत देखेंगे, गैसोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेंगे। फिर मैं आ जाऊँगा इलेक्ट्रिकल मेथड में। इसके अंदर में वोल्टामेट्री है, फिर इसके बाद एम्पेरोमेट्री है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री है, और भी छोटी छोटी जितनी भी टाइट्रेशंस है। पोलरिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे। फिर लास्ट में हम कंबाइंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं एनालिसिस के अंदर, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी कोई भी GPAT या NIPET जैसे एग्ज़ाम में क्रैक करने में। तो आज हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है ये आई कहाँ से, कहीं से तो इसका ओरिजिन होगा। बेसिक चीज़ क्या है जहाँ से हमें ये आइडिया आया कि हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की हेल्प से भी किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं रातों रात सपना आ गया कि भाई चलो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बना देते हैं, IR बना देते हैं। तो कहीं तो इनका होगा UV IR है क्या, ये आई कहाँ से ये वर्ड्स।
तो ये जो आपको दिख रहे हैं साइंटिस्ट, इनका नाम है मैक्सवेल। सब यहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो देखो मैक्सवेल ने एक चीज़ देखी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट में ओसिलेट करते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, इसके सराउंडिंग इसके खुद के वैलेंसी सेल्स रहते हैं, ये सब आपने पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये ओसिलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जैसे ये ओसिलेट कर रहे हैं तो उसने देखा कि जैसे ओसिलेट करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, एक रेडिएशन निकल रही थी। तो ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन का नाम उसने रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले क्या देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता है तो एक रेडिएशन को इमिट करता है। उस रेडिएशन का नाम इसने रख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं EMR। अब उसने ये भी चीज़ देखी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी कहीं पे तो वेवलेंथ बहुत कम है, तो कहीं पे वेवलेंथ इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब ये वेवलेंथ क्या है, तो देखो रेडिएशन में आपने ऐसे वेव देखी होगी। तो जो ये मैक्सिमा है या मिनिमा नीचे वाली, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से हम बताते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि देखा कि जब इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता है तो वो एक रेडिएशन को इमिट करता है। उस रेडिएशन का नाम उसने रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उसको कैसे दिखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इस टाइप की दिखी कि पहले तो वेवलेंथ उसकी थोड़ी कम थी, फिर बाद में वेवलेंथ बढ़ रही है। तो उसने सोचा क्यों ना ये जो कम हो रही है इसको हम अलग से नाम दे दें, थोड़ी बड़ी इसको और नाम कुछ और दे दें, इसको कुछ और दे दें। तो मतलब इसने क्या किया है, जो ये वेवलेंथ है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इनके नाम देना चालू किए। तो जिसकी वेवलेंथ कम थी उसको उसने बोला गामा रे। उससे आगे जाके उसने देखा थोड़ी गामा से और वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा थी उसको एक्सरे बोला। फिर उसने यूवी नाम बोल दिया, फिर उसने IR बोल दिया, फिर उसने यूवी IR के बीच में विजिबल भी रहती है। अभी मैं पूरा आपको इसका पिक दिखाऊंगा, फोटो। फिर IR के बाद उसने क्या देखा, उसने रखा माइक्रोवेव, फिर रखा रेडियो आपको पता है FM वगैरह में सुनते हो। तो ये रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है और ये जो गामा है इसकी वेवलेंथ थोड़ी कम रहती है। तो देखो ये जो वेवलेंथ है लैम्डा, इसका रिलेशनशिप रहता है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं V से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो मतलब जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि गामा की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, दोनों अपोजिट नेचर के। तो मैं बोलूँ कि अगर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे इस साइड डायरेक्शन में तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो मैं क्वेश्चंस पूछूं कि किस रे की रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे रेडियो वेव की। मैं बोलूँ किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो आप बोलोगे गामा रे की। इसी तरह मैं जैसे उल्टा पूछता हूँ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे गामा रे की। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो आप बोलोगे रेडियो वेव की। अगर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो आप FM सुनते ही आपको कैंसर हो जाता, क्योंकि रेडियो की जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है वो अपने DNA तक अंदर घुस जाती है रेडिएशन। मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है कि मैक्सवेल ने सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोला व्हेन ऑल द EMR अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ देन इट्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करते हैं उसके वेवलेंथ और उसके वेवलेंथ के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, तो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो देखो ये स्पेक्ट्रम है रियल वाला, तो ये है गामा रेडिएशन। देखो इसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एक्सरे, फिर आई अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा और IR के बीच में विजिबल स्पेक्ट्रा है, इसी से हम अपना विजन आता है। हम जो लाइट अपने को आती है, लाइट दिखती सन की, वो विजिबल लाइट ही होती है। इसके बाद इंफ्रारेड है, फिर रेडियो या माइक्रो आती है, फिर रेडियो आती है। तो यहाँ माइक्रो नहीं है इसके अंदर लिखी हुई। तो हुआ क्या कि साइंटिस्टों ने देखा कि जैसे मैक्सवेल ने थ्योरी दी, आफ्टर 100 ईयर बाद साइंटिस्टों ने देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जितने भी एटम्स रहते हैं, जैसे वो पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल हो या फिर किसी एस्प्रिन का मॉलिक्यूल हो, कोई भी केमिकल हो,
उसके अंदर पता है कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे, नाइट्रोजन रहेंगे। तो उन्होंने देखा ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, ये सब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। हर कंपाउंड एक अलग टाइप की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने सोचा कि हर कंपाउंड अलग टाइप की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो उस रेडिएशन की वजह से ये रेडिएशन का स्पेक्ट्रा है, अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा आते हैं। तो उस स्पेक्ट्रा के बेसिस पे हम क्यों ना किसी चीज़ का आइडेंटिफाई कर ले किसी चीज़ को। तो इसी तरह जब एक्सरे को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब यूवी को किसी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर का यूज करते तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अलग अलग यूज किए हैं। जैसे माइक्रो में हमने रेडियो वेव इसको यूज किया तो उसको हम बोलेंगे एनएमआर बोलेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरह से हमने अलग अलग टाइप के रेडिएशन यूज करके अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाई है और कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसे ये सब ओरिजिनेट हुए। अब मैं ऊपर से हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ा यूवी का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज वाले इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो यूवी की रेंज क्या रहती है, तो याद रखना 200 से 400 नैनोमीटर रहती है। ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। विजिबल की पूछे 400 से 800 रहती है। तो ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका रोल क्या रहता है, जब कार्बन या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ये डबल बॉन्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं अनसेचुरेशन, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन या फिर इम्प्योरिटी वगैरह ये सब पता करनी हो तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। तो याद रखना अनसेचुरेशन बताती है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है, या फिर इम्प्योरिटी किसी कंपाउंड के अंदर की यूवी जो पर्टिकुलर कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस रहता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उसके बेसिस में हम इम्प्योरिटी भी पता कर सकते हैं और अनसेचुरेशन भी पता करते हैं। और यूवी जो लाइट होती है वो करती क्या है कि अपना ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन। तो यूवी लाइट जब आती है किसी का एलिमेंट के ऊपर या किसी कंपाउंड के ऊपर, तो वो जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बाहर निकाल देती है। तो ये अभी बाद में सब चीज़ें देखने वाले हैं, प्रिंसिपल पढ़ेंगे यूवी का, पर अब आपको याद रखना है। इसी तरह हम बात करेंगे आईआर की, बात करेंगे इंफ्रारेड की। तो इंफ्रारेड क्या करती है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज रहता है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में। जैसे ये अमीनो ग्रुप है, इसी तरह ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसी तरह अगर आप और ग्रुप देख लो, एल्डिहाइड देख लो, तो हर जो ये एल्डिहाइड है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और भी जितने भी सारे ग्रुप, वो सारे क्या करते हैं, पर्टिकुलर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये इस जगह पे जो पीक आएगी वो एल्डिहाइड की रहेगी, इस जगह पीक आएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रहेगी, इस जगह पे जो पीक आएगी वो अमीनो ग्रुप की रहेगी, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है फंक्शनल ग्रुप का। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगी आईआर का यूज कहाँ होता है, तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में यूज होता है। इसी तरह एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब एनएमआर भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो एनएमआर का मेन काम क्या रहता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे एक कंपाउंड है CH3, तो नंबर ऑफ इसमें 6 टाइप के हाइड्रोजन है, पर टोटल टाइप तो 2 है, क्योंकि ये भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी अगर देखोगे सिमेट्री है, यहाँ भी सिमेट्री, सब क्या आगे सब देखने वाले हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या है, ये सब चीज़ें हम किस में देखते हैं, एनएमआर के अंदर देखते हैं। जस्ट अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे अच्छे से तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह एक्सरे टेक्निक है, तो जितने भी क्रिस्टल कंपाउंड रहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं, जैसे क्रिस्टल से सारे एमॉर्फस कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना, उसका इंटरनल स्टेट्स के बारे में पता करना, ये सब चीज़ें हम एक्सरे से पता करते हैं। तो एक्सरे क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया यूवी क्या करता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सराउंडिंग का जो वैलेंसी सेल इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। बट ये एक्सरे है ना, एक्सरे क्या करता है, इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर निकालता है। तो याद रखना एक्सरे हमेशा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और यूवी क्या करता है, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना, मतलब एक्साइटेड करता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे जब स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इनके बारे में, इनके स्पेक्ट्रा भी देखेंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेक्ट्रा के थ्रू कंपाउंड को। फिर नेक्स्ट जो है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, MS बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपाउंड का एक एग्जैक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड इसका है,
तो वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई किया जाता है। इससे हम पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का मास ही पता कर लेते हैं। जब हमें मास पता चल जाएगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड कौन सा उसके अंदर। तो ऐसे हम हर चीज़ का आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके आगे आगे पढ़ते जाएंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पेनिटाइन पीक रहती है, अलग अलग टाइप की पीक रहती है, उस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं मास को। तो अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, आगे हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो यूवी के ऊपर आएगा। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वीडियो आएगा। उसमें हम यूवी के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। 2-3 पार्ट में यूवी आएगा, पूरा 2-3 वीडियो बनेंगे यूवी के ऊपर। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।